गरीब दर्जी की बेटी। एक समय की बात है, सोनपुर नाम के एक गांव में रिया अपनी माँ शोभा और दादी विमला देवी के साथ रहा करती थी। रिया के पिता की मृत्यु खेत में हल चलाते वक्त अचानक हो गई थी, जिसके बाद से घर की देखभाल उसकी माँ शोभा सिलाई करके किया करती थी और उसी खर्चे में वो रिया का भी ध्यान रखा करती थी। रिया को प्रकृति से बहुत प्रेम था, इसलिए वो रोज जंगल जाकर पक्षियों को दाना डाला करती थी और वहीं पर अपना समय बिताया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब रिया पंछियों को दाना डाल रही थी, तभी उसकी दो सहेलियां खुशी और मीना वहां आती है और रिया से कहती है, रिया तुझे पता है खुशी के पापा शहर से उसके लिए बहुत ही सुंदर लहंगा लेकर आए हैं। ऐसा लहंगा गांव में मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। सच में वो लहंगा दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, अलग ही चमक है उसमें, और वो लहंगा खुशी नवरात्रि में पहनने वाली है। मैंने भी अपने पापा को कह दिया है कि मुझे भी बिल्कुल खुशी जैसा ही सुंदर सा एक लहंगा चाहिए ताकि मैं उसे नवरात्रि पर पहन सकूं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ वो तो है ही। इस बार हम तीनों अच्छे से बनकर नवरात्रि में जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। पर एक बात ध्यान रखना रिया कि इस बार तुम कुछ नए कपड़े पहन कर आना। हर बार तुम हमेशा वही पुरानी सी फ्रॉक पहन कर आ जाती हो और उन कपड़ों में जब तुम हमारे साथ होती हो तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मीना बिल्कुल सही कह रही है रिया, प्लीज इस बार कुछ अच्छा पहन कर आना, वरना हमारे साथ मत आना। ऐसा कहकर खुशी और मीना वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनकी बात रिया के दिल में घर कर जाती है और वो उदास मन से घर आ जाती है। विमला देवी जब अपनी पोती रिया को ऐसे उदास चेहरे के साथ देखती है तो वो कहती है, क्या हो गया मेरी पोती को, इतनी उदास क्यों है? क्या आज तेरे पंछी तेरा दाना चुगने नहीं आए? ऐसी बात नहीं है दादी। फिर कैसी बात है? क्या हो गया तुझे, बता मुझे। दादी खुशी के पापा उसके लिए नया लहंगा लेकर आए हैं और मीना के पापा भी उसके लिए नया लहंगा लाने वाले हैं ताकि वो लोग उस नए लहंगे को पहनकर नवरात्रि में जा सकें। लेकिन मेरे पास तो एक पुरानी सी फ्रॉक है जो हर बार मैं पहनकर जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं नवरात्रि में नहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम नवरात्रि में जरूर जाओगी और अच्छे पहनकर ही जाओगी। वहीं पर शोभा खड़ी होती है। शोभा को देखकर विमला देवी कहती है, इस बार तेरी माँ तुझे अच्छे से कपड़े दिला देगी और उसे पहनकर तो नवरात्रि में जा पाएगी। ठीक है, अब तो तू खुश है ना? ये बात सुनकर रिया खुश हो जाती है और अपनी दादी को गले लगा लेती है। रिया के वहाँ से जाने के बाद विमला देवी शोभा से कहती है, बहू रिया का बड़ा मन है इस बार नए कपड़े लेने का, अगर ऐसा हो सके तो उसे एक नए कपड़े दिला दे। माँ जी आप तो जानती हैं मैं इस गांव की छोटी सी दर्जी हूँ और मेरा कमाई से बहुत ही मुश्किल से ये घर चल पा रहा है। ऐसे में रिया के लिए नए कपड़े लेना बहुत मुश्किल है। ये बात सुनकर विमला देवी थोड़ी उदास हो जाती है और शोभा का भी चेहरा उतर जाता है और यहाँ दरवाजे के पीछे छुपकर रिया सारी बातें सुन रही होती है और वो मन ही मन उदास हो जाती है और अगले दिन उदास मन से जंगल जाती है। वो पंछियों को दाना डालती है और फिर उन्हें देखकर खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसे कल वाली बात याद आती है वो वापस से उदास हो जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वो पेड़ जादुई था। वो रिया को उदास देखकर कहता है, क्या हुआ रिया, आज तुम इतनी उदास क्यों हो, कुछ बात है क्या? उस पेड़ की ये बात सुनकर रिया की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो रो पड़ती है, जिसे देखकर वो पेड़ दोबारा से कहता है, क्या हो गया रिया, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? अगर कुछ बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। नवरात्रि आने वाली है, मेरी सभी सहेलियों के पास नए कपड़े होंगे, लेकिन मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं और नए कपड़े लेने के लिए मेरी माँ के पास पैसे भी नहीं हैं। ऐसा कहकर रिया रोने लगती है। तभी उस पेड़ में से आवाज आती है, तुम चिंता मत करो रिया, सब ठीक हो जाएगा और तुमने इस जंगल की इतनी मदद की है तो हम भी तो तुम्हारी थोड़ी मदद कर ही सकते हैं ना। इसके बाद वो पेड़ जोर जोर से हिलता है और अपने सारे फूल नीचे गिरा देता है। इसके बाद एक खरगोश वहाँ आता है और कहता है,
रिया, तुम मेरे फर ले लो, इससे तुम अच्छी सी ड्रेस बना पाओगी। फिर वहाँ खड़ा मोर कहता है, रिया, तुम मेरे मोर पंख ले लो, इससे तुम अपनी ड्रेस को सजा पाओगी। इसी तरह जंगल के जानवर और पेड़ रिया को बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें भेंट में देते हैं, इसलिए वो उन्हें खुशी खुशी लेकर घर आ जाती है और जंगल में हुई सारी कहानी अपनी माँ को बताती है। ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का नतीजा है रिया। तुमने जंगल की मदद की और अब जंगल ने तुम्हारी। शाबाश बेटा। माँ, आप इससे मेरे लिए एक सुंदर सी ड्रेस बना देंगी ना? हाँ, मैं देखती हूँ इससे क्या किया जा सकता है। इसके बाद रिया वहाँ से चली जाती है, लेकिन शोभा सोच में पड़ जाती है और फिर मन ही मन कहती है, इन सब चीजों को एक साथ पिरोने के लिए मुझे एक 5 मीटर सुंदर कपड़े की जरूरत होगी, लेकिन उसे खरीदने के लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। ये सोचकर शोभा उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर गांव की सरपंच की पत्नी आती है और शोभा को देखकर कहती है, शोभा, ये लो, इस कपड़े से एक जोड़ी सूट सलवार सिल दो। और हाँ, ये एक और कपड़ा है, इससे माता रानी के लिए एक सुंदर सी चुन्नी सिल देना। और हाँ, ये तीनों चीजें मुझे कल सुबह तक चाहिए, इसलिए जल्दी कर देना। आप चिंता मत कीजिए, कल सूरज निकलने से पहले मैं आपका काम कर दूंगी। इसके बाद सरपंच की पत्नी चली जाती है और शोभा अपने कामों में लग जाती है और अपने कहे अनुसार वो सूरज निकलने से पहले पहले सारा काम निपटा देती है। फिर सरपंच की पत्नी जब सुबह आती है तो खुशी से कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुमने इतनी जल्दी मेरा काम कर दिया। इसके बाद शोभा उन्हें कपड़े देती है और सरपंच की पत्नी शोभा को 1000 रुपए देती है, जिसे लेकर शोभा कहती है, ये 1000 रुपए हैं, पर मैंने तो सिर्फ 500 रुपए का काम किया है। मेरा ये काम बहुत ही अर्जेंट था। मैं गांव के हर दर्जी के पास गई, लेकिन हर किसी ने इतने कम वक्त में इतना सारा काम करने से मना कर दिया, लेकिन तुमने एक बार भी कोई शिकायत नहीं की और मेरा सारा काम कर दिया, इसलिए ये तुम्हारा इनाम है। इसके बाद सरपंच की पत्नी वहाँ से चली जाती है और शोभा खुश हो जाती है और उन पैसों से वो रिया के लहंगे के लिए कुछ कपड़ा लेकर आती है और रिया को जंगल से मिली भेंटों को वो उस कपड़े में सजाने लगती है और कुछ देर बाद एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा बनाकर रिया के सामने लाती है। रिया उस लहंगे को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है और वहीं खाट पर बैठी विमला देवी भी उस सुंदर से लहंगे को देखकर अचंभित रह जाती है। जिसके बाद रिया कहती है, माँ, ये तो बहुत ही सुंदर लहंगा है। थैंक यू सो मच माँ। सच में बहू, तूने तो कमाल कर दिया। ये लहंगा बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब तो मेरी पोती एकदम परी लगेगी इसे पहनकर। फिर कुछ दिनों में नवरात्रि आ जाती है और रिया उस लहंगे को पहनकर नवरात्रि में जाती है। जब खुशी और मीना रिया को लहंगे में देखती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे, रिया के पास इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आया? इतना सुंदर लहंगा तो मेरे पापा को शहर की दुकानों में भी नहीं मिला था। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा लहंगा तो मैंने कभी देखा भी नहीं। गांव में सभी रिया के लहंगे की तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर रिया खुश हो रही होती है और गांव के एक गरीब दर्जी की बेटी होकर भी जब सब उसके कपड़े की तारीफ कर रहे होते हैं तो उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है। और फिर नवरात्रि खत्म होने के बाद रिया खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है नए साल पर मिला अनोखा जादुई फ्रॉक की। तो चलिए दोस्तों, कहानी देखते हैं। ये कहानी एक ज्योति नाम की लड़की की है जो अपनी माँ सविता के साथ रहती है। ज्योति के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। ज्योति अभी एक स्कूल में पढ़ाई करती है। ज्योति की माँ सविता ज्योति के साथ पढ़ने वाली नीलम के घर में नौकरानी का काम करती है। नीलम बहुत अमीर है और ज्योति को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि ज्योति एक नौकरानी की बेटी होते हुए भी पढ़ाई में बहुत अच्छी है और साथ ही स्कूल में सभी ज्योति को बहुत पसंद भी करते हैं। एक दिन की बात है, नीलम अपनी दोस्त स्वीटी और रश्मि के साथ क्लास में बैठी हुई बातें कर रही थी और बोल रही थी, ये ज्योति की बच्ची आजकल कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है।
तुम दोनों देख रही थी ना कैसे जानवी मैम को जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दे रही थी, जैसे सारी पढ़ाई उसने ही की है, हम तो कुछ पढ़ते ही नहीं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो सभी टीचर के आगे ज्यादा ही पढ़ाकू बनती है। तभी जानवी मैम क्लास में आती है और सभी बच्चों से कहती है, जो भी न्यू ईयर पर डांस परफॉर्मेंस करना चाहता है वो अपना नाम मुझे बता दे, मैं लिस्ट ले जाकर प्रिंसिपल मैम के पास सबमिट करवा दूंगी। इतना सुनते ही नीलम, स्वीटी, रश्मि और बाकी बच्चों के साथ साथ ज्योति ने भी अपना नाम जानवी मैम को लिखने के लिए कहा। ज्योति के इतना कहते ही नीलम, स्वीटी और रश्मि हंसने लगी और बोली ये पढ़ाकू अब डांस भी करेगी, लगता है ये भूल गई है कि ये एक नौकरानी की बेटी है। डांस वांस इसके बस की बात नहीं है, इसे तो घरों में झाड़ू पोछा करना चाहिए, और क्या ये डांस करेगी। उन सभी की बात सुनकर ज्योति को बहुत बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। स्कूल में बहुत ही जोरों शोरों से न्यू ईयर की तैयारी चल रही थी। जानवी मैम ने ज्योति को न्यू ईयर पार्टी के लिए लिस्ट बनाने को कहा। ज्योति, न्यू ईयर पार्टी के लिए होने वाले डांस परफॉर्मेंस की तैयारियां तुम्हें ही करनी होगी। ध्यान रहे कुछ स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं, तो तैयारियां बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी मैम, मैं सब समझ गई, सभी तैयारियां ठीक से हो जाएगी। इतना कहकर ज्योति तैयारियों में जुट गई। उसने अपनी सहेलियों को अपनी मदद करने के लिए कहा और उनको अलग अलग काम सौंप दिए। डांस परफॉर्मेंस के लिए मंच को बहुत अच्छे से सजाया जा रहा था। ज्योति एक सीढ़ी पर चढ़कर डेकोरेशन कर रही थी कि तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ज्योति के पैर में बहुत ज्यादा चोट आ गई थी और उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो दर्द से चीख उठी, आह मेरा पैर, आह मेरा पैर। ज्योति की आवाज सुनकर उसकी सहेलियां उसके पास आई और ज्योति को उठाकर मेडिकल रूम में ले गई। डॉक्टर ने जल्दी से ज्योति का पैर देखा और बोले, ज्योति, तुम्हें तो बहुत चोट आई है, तुम्हें चोट कैसे लगी? ज्योति की सहेली रूपा ने डॉक्टर को सारी बात बताई। डॉक्टर ने ज्योति के पैर में पट्टी बांधी और उसे पूरे हफ्ते के लिए बेड रेस्ट करने को कह दिया। ये सुनकर ज्योति बहुत उदास हो गई और वही उदास चेहरा लिए लंगड़ाते हुए घर की ओर जाने लगी। रास्ते में उसे पेड़ के पास एक घायल खरगोश दिखाई दिया। खरगोश के पैर से बहुत खून निकल रहा था। ज्योति ने उसे देखा और लंगड़ाते हुए उस खरगोश के पास गई। ज्योति के पैर का दर्द बढ़ गया था। वो वहीं पेड़ के पास जाकर बैठी और उसने खरगोश के पैर में अपना रुमाल बांध दिया। फिर ज्योति उस खरगोश से बातें करने लगी और बोली, तुम्हारे पैर में भी बहुत दर्द हो रहा होगा ना? मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने मुझे 7 दिन का बेड रेस्ट बोला है, लेकिन मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं स्कूल में होने वाली न्यू ईयर पार्टी में डांस परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर ज्योति रोने लगी। तभी खरगोश के पास से एक आवाज आई और खरगोश एक परी में बदल गया। खरगोश से बनी परी को देखकर ज्योति बहुत हैरान हो गई और फिर वो परी बोली, मेरा नाम रूबी है और मैं परीलोक में रहने वाली एक परी हूँ। मैं पृथ्वीलोक पर एक खरगोश बनकर इधर उधर घूम रही थी कि तभी पृथ्वीलोक पर चलने वाली एक गाड़ी से मेरे पैर पर चोट लग गई और मैं घायल हो गई। तुम्हारे पैर में इतना दर्द होते हुए भी तुमने मेरी मदद की। तुम सच में बहुत नेक दिल लड़की हो। तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए मैं तुम्हें एक जादुई फ्रॉक दे रही हूँ। इसे पहनने के बाद तुम्हारा पैर भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारी सभी परेशानियां भी। इतना कहकर रूबी परी ने ज्योति को वो जादुई फ्रॉक दे दी और वहाँ से चली गई। रूबी परी की दी हुई जादुई फ्रॉक को ज्योति देखने लगी और सोचने लगी, क्या सच में इसे पहनकर मेरा पैर ठीक हो जाएगा? चलो जो भी हो, एक बार इसे पहनकर देख लेती हूँ। इतना कहकर ज्योति वो जादुई फ्रॉक को पहन लेती है। जादुई फ्रॉक पहनते ही ज्योति का पैर पलक झपकते ही ठीक हो जाता है। ये देखकर ज्योति बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, मेरा पैर तो ठीक हो गया। अब मैं न्यू ईयर पर होने वाले डांस परफॉर्मेंस में पार्ट ले सकती हूँ। अब ज्योति खुशी खुशी अपने घर की ओर गई। उसने देखा उसके घर के जगह वहाँ एक बहुत सुंदर घर है और उसकी माँ घर के बाहर खड़ी होकर ये सोच रही है, मैं कहाँ आ गई हूँ?
ये घर मेरा तो नहीं है। इतना बड़ा और इतना सुंदर घर, ये कैसे आ गया यहाँ? और मेरा घर कहाँ चला गया? ज्योति अपनी माँ के पास आती है और वो भी सोच में पड़ जाती है कि तभी उसे याद आता है कि रूबी परी ने कहा था कि मेरे पैर के ठीक हो जाने के साथ साथ मेरी सभी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। फिर ज्योति अपनी माँ से कहती है, माँ, ये हमारा ही घर है, आप अंदर तो चलिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ज्योति की बात सुनकर ज्योति की माँ सविता उसके साथ अंदर जाती है और देखती है कि घर बहुत बड़ा और सुंदर था। फिर ज्योति अपनी माँ को रूबी परी से मिली हुई जादुई फ्रॉक के बारे में बताती है। उसकी माँ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब उन्हें अपने दिन गरीबी में नहीं काटने पड़ेंगे। अगले दिन न्यू ईयर पार्टी थी। ज्योति अपने स्कूल जाती है और एक बार सभी तैयारियों को ध्यान से देखती है। सभी तैयारियां एकदम परफेक्ट हुई थी और अब बस इंतजार था न्यू ईयर पार्टी शुरू होने का। कुछ ही देर बाद न्यू ईयर पार्टी शुरू हो जाती है। स्कूल में आए हुए स्पेशल गेस्ट का स्वागत सभी बच्चे और टीचर एक साथ मिलकर करते हैं। डांस परफॉर्मेंस शुरू होती है और सभी बच्चे जो डांस कर रहे थे बहुत खुशी से और जोश के साथ अपनी डांस परफॉर्मेंस को खत्म करते हैं। ज्योति को डांस करता देख नीलम और उसकी सहेलियां बहुत हैरान हो गई थी और अब उन्होंने फैसला किया था कि वो कभी ज्योति का मजाक नहीं बनाएंगे और ज्योति को अच्छे से ट्रीट करेंगे। और जादुई फ्रॉक की मदद से ज्योति के घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। ज्योति की माँ सविता और ज्योति दोनों ही अपनी जिंदगी बहुत आराम से काट रहे थे। ज्योति कुछ गरीब लोगों की मदद भी करती है। उसकी माँ सविता को घर में नौकरानी की तरह काम नहीं करना पड़ता। उनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी बिना कोई काम किए अच्छे से निकाल सकती हैं।